अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी ये नए ड्रोन जंग अब सरहदों से आगे बढ़ चुकी है। रूसी शहरों की तारीकी, तबाहशुदा पावर प्लांट्स और यूक्रेन के डटे हुए अज़्म ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया। क्या यह तवानाई की जंग किसी बड़े सियासी धमाके से पहले की खामोशी है? अगर आप आलमी सियासत, जंगी हिकमत अमली और रूस यूक्रेन तनाज़ा की ताज़ा तरीन हकीकतों से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हर अहम बैनुल अक़वामी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां माज़अराई जंग से ज्यादा तवानाई के निजाम पर हमले मरकजी हथियार बन चुके हैं। हालिया दिनों में यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने रूस के अंदरूनी शहर बेलग्रोड और विंडसर में बिजली और हरारती निजाम को मफलूज कर दिया। इन हमलों के नतीजे में हजारों घर अंधेरे में डूब गए और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बेलग्रोड रोड के गवर्नर ने बताया कि मिसाइल हमलों से शहर का मरकजी तवानाई ढांचे को संगीन नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से तकरीबन 20,000 घरों में बिजली और हरारत मुनक़ता होगी। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि ड्रोन हमलों के नतीजे में एक यूटिलिटी स्टेशन में आग भड़क उठी, जिसे मकामी हुकाम ने फौरी तौर पर बुझा दिया। दूसरी तरफ रूसी वजारत दिफा का कहना है कि उसने रात के दौरान 44 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह किया। ताहम इस सरकारी दावे के बावजूद मुकामी रिपोर्टर ने वाज़ा किया कि कई शहरों में बिजली का बहरान अब भी बरकरार है, खास तौर पर एक और इलाका जहां कंप्लीट ब्लैकआउट रहा। ये हमले सिर्फ रूस तक महदूद नहीं रहे, मॉस्को ने भी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाइयां की। रूसी वजारत दिफा ने तस्दीक की कि उसने हाई प्रिसिशन लॉन्ग रेंज हथियारों के जरिए यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में तवानाई मराकज, हथियार साजी के कारखानों और गैस तनसीबात पर हमले किए। इन हमलों में 7 अफराद हलाक हुए, जबकि 2 जोरी पावर प्लांट्स को बिजली फराहम करने वाले सब स्टेशन को नुकसान पहुंचा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 70 ड्रोन्स दागे, जिनमें से 34 को मार गिराया गया। इसके बावजूद खार्किव समेत यूक्रेन के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। यूक्रेन की तवानाई कंपनी के मुताबिक यह फरवरी 2022 के बाद सबसे बड़ा हमला था, जिसके नतीजे में कैफ और खार्किव के बिजली घरों की कार्रवाई रोकनी पड़ी। यूक्रेन के इन हमलों का बुनियादी मकसद रूस की तेल साफ करने वाली फैक्ट्रियों को नुकसान पहुंचाना था, ताकि मॉस्को की तेल की बरामदात से हासिल होने वाली आमदनी में कमी लाई जा सके, जो इस जंग को जारी रखने के लिए बुनियादी माली जरिया है। मगरबी तज्जियाकारों के मुताबिक ये एक नई हिकमत अमली है, जहां यूक्रेन बराह रास्त महाज की बजाय रूस के मौशी ढांचे को निशाना बना रहा है। दूसरी जानिब रूस का मौकफ है कि यूक्रेन के हमलों के जवाब में उसके इकदामात सिर्फ जवाबी दिफा हैं। रूसी हुकाम का कहना है कि वो यूक्रेन के बिजली के निज़ाम को निशाना बनाकर उसकी फौजी सलाहियत को कमज़ोर कर रहे हैं, लेकिन मगरबी दुनिया इस मौकफ को इंसानी बहरान को गहरा करने की कोशिश करार देती है। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक इस बढ़ते हुए तवानाई बहरान पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि मौसम सरमा की आमद के साथ ही यूक्रेन के शहरियों के लिए हरारत, पानी और बिजली की किल्लत एक बड़े इंसानी अलमिया में बदल सकती है। वाशिंगटन ने इस सूरत हाल को सर्दी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की हिकमत अमली करार दिया है। इस बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान एक अहम पेशरफ सामने आई। रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ ने ऐलान किया कि वो अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के लिए तैयार हैं, ताकि यूक्रेन जंग पर बातचीत की जा सके। लारोफ ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अगर अमेरिका संजीदगी से अमन के रास्ते पर चलना चाहता है तो मॉस्को उसके लिए तैयार है। ताहम अमन रूसी मफादात को मद्देनजर रखते हुए मुमकिन नहीं। यह बयान एक ऐसे वक्त में आया जब चंद हफ्ते कबल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मौजूदा मुलाकात एक अचानक मनसूख कर दी गई। अगरचे दोनों ममालिक की जानिब से इसकी वजूहात पर तफसील नहीं दी गई, लेकिन मुबसरीन के मुताबिक यह मनसूखी इस बात की अलामत थी कि रूस अमरीका ताल्लुकात में एतमाद की फिजा अब भी कायम नहीं हो सकी। लारूफ के इस बयान से जाहिर होता है कि रूस सफारती दरवाजे खुले रखना चाहता है, ताहम
وہ اپنے علاقائی مطالبات سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں۔ ماسکو کا اصرار ہے کہ وہ یوکرینی فوج مشرقی علاقوں دونیتسک، لوہانسک اور جنوبی علاقوں خرسون اور زاپوزیا سے مکمل طور پر دستبردار ہو۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی علاقے کو باضابطہ طور پر روس کا حصہ تسلیم نہیں کر سکتے، اگرچہ کچھ علاقوں کو عارضی طور پر زیر قبضہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ سفارتی بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ دونوں فریق اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، جبکہ میدان جنگ میں توانائی کے ڈھانچے پر حملے اس جنگ کو مزید خطرناک بنا رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو ممکن ہے کہ سردیوں میں دونوں ممالک کے عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہوں۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تنازع اب محض فوجی جنگ نہیں رہا، بلکہ توانائی، معیشت اور سفارتکاری کی ایک جامع جنگ میں بدل چکا ہے۔ یوکرین کی طرف سے روسی شہریوں پر ڈرون حملے اس بات کا ثبوت ہے کہ جنگ اب سرحدوں سے باہر نکل چکی ہے۔ دوسری طرف روس کے وسیع حملے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر یوکرین کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ توانائی کی جنگ کسی بڑی سیاسی تبدیلی کی طرف لے کے جا سکتی ہے؟ کیا امریکہ اور روس کے درمیان ممکنہ مذاکرات اس تنازع کو روک پائیں گے، یا یہ جنگ اب ایک نئی سر جنگ کا آغاز ثابت ہوگی؟ اس وقت صورتحال نہایت نازک ہے، دونوں طرف سے حملے جاری ہیں، شہری زندگی متاثر ہے اور عالمی توانائی منڈی غیر یقینی کی فضا چھائی ہوئی ہے۔ یوکرین کے ڈرون حملوں سے روس کے صنعتی شہروں کی بجلی کا بند ہونا اور روس کا جوابی طور پر یوکرین کے بجلی گھروں کو نشانہ بنانا ایک ایسا چکر ہے جو نہ صرف مشرقی یورپ بلکہ پوری دنیا کی توانائی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ روس یوکرین جنگ کا یہ نیا مرحلہ دنیا کے مستقبل پر کیا اثر ڈال سکتا ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں کہ آیا آپ کے خیال میں یہ جنگ کسی امن معاہدے پر ختم ہوگی یا ایک نئے عالمی بحران میں داخل ہو چکی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔